यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। जब से ये यूनिवर्स बना है तब से हम सब एक ही चीज को मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, वैसे वैसे ये बात भी सामने आई है कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर लाइफ के संकेत मिले हैं। वहां रहने वाले लोग हम ह्यूमंस का ही कोई वर्जन है। यहीं की तरह वहां भी पेड़ पौधे और जानवर हैं, बस अलग है तो वहां के तौर तरीके और लोगों और जानवरों की सोच। सुनने में ये थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन ये एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। हमारी पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह एल्बस की पहाड़ी पर काले रंग के कपड़े पहने 18 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपने एक हाथ में खून से लथपथ खंजर और दूसरे में एक मरे हुए कछुए को लिए खड़ा हुआ था। खंजर से लगातार टपकता हुआ खून इस बात को साफ कर रहा था कि उस लड़के ने अभी अभी ही इस कछुए को मारा है। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर अर्जुन रस्तोगी नाम के उस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही अर्जुन आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया और उसे कछुए की एनर्जी को अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। अर्जुन ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, फिर उस पर लिखा आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 ईयर्स। विकसित होने के लिए ज़रूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79। शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। अपना डेटा पढ़कर अर्जुन की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और वो गहरी सांस लेता हुआ निराश होकर पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, लगातार 30 से भी ज्यादा कछुओं को मारने के बाद भी मुझे एक भी जीन पॉइंट हासिल नहीं हुआ। लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काले कछुओं को मारकर उनकी एनर्जी हासिल कर ली है। शायद इसीलिए मैं आगे और डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ। 0 पॉइंट्स। पता नहीं मेरी फर्स्ट लेवल कब पूरी होगी और कब मुझे यहाँ पर कोई स्टेटस हासिल होगा। एल्बस ग्रह पर बने मोक्ष आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वही है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं मोक्ष आश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही अर्जुन डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ये कभी नहीं भूल सकता कि वो यहाँ पर क्यों आया है और उसका क्या मकसद है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसे खुद को साबित करना ही होगा, ताकि जब वो लौटकर अपने ग्रह वापस जाए तो उसकी माँ और उसकी बहन को उस पर गर्व हो। हाँ, अर्जुन एल्बस ग्रह का प्राणी नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से है। तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है? और सबसे बड़ी बात, वो यहाँ पहुँचा कैसे? तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अर्जुन भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ही एक आम इंसान है। उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन या ऐसे किसी भी सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ 18 साल का एक आम लड़का है। लेकिन अर्जुन की लाइफ हमेशा से इतनी ही परेशानियों से भरी हुई नहीं थी। एक वक्त था जब अर्जुन के पिता विजय रस्तोगी की गिनती शहर के बाकी रईसों में होती थी। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया।
विजय रस्तोगी के भाइयों और उनकी बहन को अर्जुन और उसका परिवार एक बोझ लगने लगा और एक एक करके सबने उन लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अर्जुन की मां माया रस्तोगी को अपने रिश्तेदारों का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो बिना किसी से कोई शिकायत किए अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली, जो कि अर्जुन के दादाजी के नाम पर थी, में अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन अर्जुन के रिश्तेदारों को ये भी मंजूर नहीं हुआ। विजय रस्तोगी के बिजनेस पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नज़र उस पुश्तैनी हवेली पर पड़ गई और वो लोग अलग अलग तरीके से माया रस्तोगी पर उस हवेली को बेचकर उनसे मिले पैसों का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लग गए। लेकिन माया रस्तोगी ऐसा कैसे कर सकती थी? आखिर प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास यही एक हवेली ही तो रह गई थी। अगर ये भी बिक जाएगी तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? दूसरी बात कि उस हवेली से विजय रस्तोगी की यादें भी तो जुड़ी थीं। लेकिन इन सब बातों से अर्जुन के दोनों चाचा और बुआ को कोई मतलब नहीं था। अर्जुन को आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब वो कॉलेज से एग्जाम देकर घर लौटा ही था और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ से बहस करते हुए सुना। अर्जुन की बुआ की कर्कश आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, माया, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विजय भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने की फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अर्जुन के ताऊजी अपनी बहन की बात का समर्थन देते हुए कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है, इस पर हम सभी का अधिकार है और आप अकेले इस पर कब्जा नहीं जमा सकती। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप लोग पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली का बंटवारा कर लें। अर्जुन के छोटे चाचा भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कह रहे थे, सही कहा आपने भैया, भाभी आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस घर पर हम सभी का हक है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। अर्जुन की चाची कह रही थी, हमने अपने वकील से सारा हिसाब लगवा लिया है, इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा की है, आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए, नहीं तो इस घर को बेच दीजिए, फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? माया रस्तोगी रोने लग गई थी और रोते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं हैं। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? माया सोच रही थी कि क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफ़ी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। अर्जुन की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था, फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। बुआ की बात सुनकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। माया रस्तोगी ने एक बार फिर से उन सबको समझाने की कोशिश की थी, अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? अर्जुन का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अंजना तो अभी स्कूल में ही है। राहुल की बड़ी चाची रूखी आवाज़ में माया रस्तोगी से कहा था, देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हैं। अर्जुन ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अंजना को भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देना, पर मेरा बेटा गौरव, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आप जानती भी हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। अर्जुन की छोटी चाची ने सबकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुश्किलें हम सभी के पास हैं और हम सभी को पैसों की ज़रूरत है, तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों नहीं बेच देते? इससे हम सभी को फ़ायदा होगा और आप भी अंजना को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगी। अर्जुन की बुआ ने अपना आखिरी फैसला सुनते हुए कहा,
खैर, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बिकने दीजिए, फैसला आपका है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े अर्जुन का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो उन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ गया, और जो लोग इन सब की वजह थे वो लोग अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। गुस्से से भरा अर्जुन चीख पड़ा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की। अर्जुन का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करे। मुझे खुशी है कि आप कहानी जारी रखना चाहते हैं। मैंने आपके द्वारा भेजे गए अंशों को पढ़ा है और कहानी में सभी पात्रों और जगहों के नामों को उसी सूची के अनुसार बदला है जो हमने पहले बनाई थी। कृपया नीचे दी गई कहानी और नामों की सूची देखें। बदली हुई कहानी भाग 2। क्यों बुआ, भूल गई आपकी जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थीं, वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेर फेर की थी। याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्होंने आपकी मदद करी थी। अर्जुन की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन ये सारी बातें जानता होगा, पर कैसे। अर्जुन रुका नहीं और बोलता गया, और बड़े चाचा जी, आप भूल गए आपकी किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी। अर्जुन का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां खड़े रह गए थे। अब अर्जुन गुस्से में अपने छोटे चाचा की ओर मुड़ा जो हैरानी से खड़े होकर अर्जुन की बात सुन रहे थे। अर्जुन ने कहा, और आप छोटे चाचा जी, आपने तो न जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या के बारे में सोचने तक को मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपको किसने बचाया था? अर्जुन गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता रहा, स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप से दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस समय अर्जुन से कुछ कहता। बरसों से अर्जुन के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बन के फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। अर्जुन ने गुस्से से भरी हुई आवाज में अपनी बात जारी रखी, और सबसे बड़ी बात, जिन आलीशान घरों में आप सब रहते हैं, उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना हक जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे, तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहाँ तक कि आपने तो उनके मरते ही हमारी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमें हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की? कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद अर्जुन के ताऊ आगे बढ़े और बेरुखी से अर्जुन से कहा, बस करो अर्जुन, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी, और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सबके लिए फैसला नहीं ले सकते थे, और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। अर्जुन की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तुम्हारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे, वही करते थे जो वो सही समझते थे, और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, नहीं तो ये हवेली बिकने दो, और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे, और ये याद रखना कि एक बार अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। फिर क्या था, एक एक करके वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों ने विजय रस्तोगी को गलत और खुद को सही बताने में जमीन आसमान एक कर दिया। सभी की नज़रों में विजय रस्तोगी गलत थे और वो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर अर्जुन का खून खौल रहा था और उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को ही गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं। अर्जुन को अच्छे से याद है कि जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी, तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं थी। विजय रस्तोगी ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहाँ तक कि समय समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कारण कंपनी में ताले लगने की नौबत आ गई थी, पर विजय रस्तोगी ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहाँ तक कि इसी कंपनी की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विजय रस्तोगी ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अर्जुन को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार हैं और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता, पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती, तो अर्जुन कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों न बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर अर्जुन ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है। और तो और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ था, जिसमें से उन्होंने अर्जुन और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत कैसे हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए? बात साफ है, विजय रस्तोगी की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं और अर्जुन ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत में ऐसा होने नहीं देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद अर्जुन के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1 करोड़ रुपए दे दे या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। उन सभी के जाते ही माया रस्तोगी रोती हुई सोफे पर बैठ गई थी और बोली, मैं कितनी लाचार हो गई हूँ। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई और आज भी मैं अपने घर को बिकने से नहीं बचा पा रही हूँ। अर्जुन की बहन अंजना अभी भी डर के मारे अपनी माँ से चिपकी हुई थी। अपनी माँ को ऐसे टूटता हुआ देखकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे तब कैसे वो उसकी माँ को रानियों की तरह रखते थे। उसकी माँ ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया, तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विजय रस्तोगी के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर ली। अर्जुन जानता है कि उसकी माँ के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी माँ के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी माँ को इतनी मुसीबतों का सामना करने पड़े तो फिर उसके होने का फ़ायदा ही क्या है। अर्जुन अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूँ। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए।
इतना कहते ही अर्जुन तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फ़ोन लगाने लगा। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विजय रस्तोगी के अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइज़र भी थे, इसलिए इस समय अर्जुन को उनसे ज़्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। फ़ोन पर विक्रम ने अर्जुन से सबका हाल चाल पूछा और तब अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद अर्जुन के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। विक्रम ने अर्जुन को बताया कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं, कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है, और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही 2 रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़े हैं। अर्जुन को चिंता में देखकर माया रस्तोगी ने उससे पूछा, अर्जुन, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को आश्वासन दिया, कुछ नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने बोला है कि इस मुसीबत का हल है, आप बस अंजना का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर माया रस्तोगी ने राहत की सांस ली। वो ये तो नहीं जानती थी कि अर्जुन क्या करने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि अर्जुन कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। अचानक से झाड़ियों में हुई हलचल से अर्जुन अपने अतीत से बाहर निकल आया और वो तुरंत ही सतर्क हो गया। एल्बस के जिस इलाके में वो इस वक्त था, वहाँ के जानवर भले ही कम खतरनाक थे, फिर भी उनके साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती थी। यही सोचकर अर्जुन चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकटक उस जगह देखने लगा जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया और उस कछुए को देखकर अर्जुन चौंक गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सभी से अलग था। उसने आज तक जितने भी कछुए मारे थे सबका कवच काले रंग का था, वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ ये कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से ना देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने एल्बस पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब अर्जुन ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसीलिए वो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे है। हाल ही में अर्जुन ने काफ़ी सारे कछुए मारे थे, इसीलिए उसे इन कछुओं के बारे में सारी जानकारी थी। इसीलिए वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इन कछुओं के देखने की शक्ति तो कमज़ोर होती है, लेकिन इनके सुनने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। तो जब तक वो बिना कोई आवाज़ किए पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहेगा, तब तक इस सुनहरे कछुए को अर्जुन के वहाँ मौजूद होने का एहसास नहीं होगा। यही ख्याल दिमाग में रखकर अर्जुन शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर अर्जुन खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अर्जुन काफ़ी हैरान हो गया, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। देखते ही देखते वो कछुआ अर्जुन के बगल में आ गया। अर्जुन समझ गया कि उस कछुए को अभी तक अर्जुन की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अर्जुन ने तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ लिया और अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमज़ोर अंगों पर निशाना साधने लगा। कुल 6 वार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को उसने काट डाला। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई बचाव नहीं बचा था और वो तुरंत ही तड़पता हुआ ज़मीन पर पलटकर गिर गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्जुन ने अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख दिया और अर्जुन के ऐसा करते ही उस सुनहरे कछुए ने अचानक से ही तड़पना बंद कर दिया। पवित्र रक्त कछुआ मारा गया। आपने पवित्र रक्त कछुए की शैतानी आत्मा हासिल कर ली है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से ये आवाज़ सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। क्या सचमुच उसने पवित्र रक्त जानवर को मार गिराया है? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि एल्बस ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं और पवित्र रक्त एलियंस सबसे ऊंची कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया है।
एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो कस के खुद को चुटकी काटी। आह! अपने हाथ पर हुए तेज दर्द के एहसास से अर्जुन को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग गया। पवित्र रक्त कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद अर्जुन अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 पवित्र जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ये पढ़कर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। एल्बस ग्रह में आने के बाद ये उसकी पहली सफलता थी। कहाँ अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिला था और अब उसे 7 पॉइंट्स मिले हैं और वो भी पवित्र जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छे से पता है कि पवित्र रक्त एलियंस की आत्मा बिना किसी शक सबसे अच्छी शैतानी आत्मा होती है और अगर वो इसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी, इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद अर्जुन ने उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरा ही था कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराया और अर्जुन वहीं का वहीं रुक गया। जितनी उसे इन कछुओं के बारे में समझ है उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डी नहीं होती है, फिर उनके शरीर में ये मेटल कहाँ से आया? ये सोचकर अर्जुन ने उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा चीरा और मांस के अंदर उसे एक काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगा। अर्जुन ने तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ किया और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली झलक में देखने पर अर्जुन को वो कोई आम मेटल लगा, लेकिन जब उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर है जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। अर्जुन ने उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में ले लिया, लेकिन बहुत गौर से देखने पर भी अर्जुन को उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ये एल्बस ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहाँ तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो पवित्र रक्त एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये पवित्र रक्त सुनहरा कछुआ यहाँ अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी पवित्र रक्त कछुओं के बारे में नहीं सुना। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमज़ोर होते हैं और ये पवित्र रक्त सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से ये कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया, पर काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए अर्जुन उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लिया और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। पवित्र रक्त कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है, अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसलिए अर्जुन सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग कर अपने बैग में रख लिया। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज न सिर्फ उसे पवित्र रक्त एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 पवित्र जीन पॉइंट्स भी मिले हैं, और तो और उसे ये अनोखा काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ है। और अर्जुन को ऐसा अनुमान हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना अर्जुन को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका अनुभव था उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए मुश्किल था, फिर यहाँ तो उसने एक पवित्र रक्त एलियन को मारा था, इसलिए उसके लिए ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। अर्जुन को भले ही एल्बस ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियंस से मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई शैतानी आत्मा भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस शैतानी आत्मा को अपना हथियार और कवच बना सके।
एल्बस ग्रह के बाजार में ये शैतानी आत्मा इतनी महंगी थी कि अर्जुन उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के अर्जुन ने अब तक सिर्फ कमज़ोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन जितना ज़्यादा वो इन कमज़ोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि एल्बस ग्रह पर 3 महीने से ज़्यादा बिताने के बाद भी अभी तक उसने फर्स्ट लेवल भी नहीं पार किया था। ऐसा नहीं है कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमज़ोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक मोक्ष आश्रम में आराम करना पड़ा था। अर्जुन जानता था कि अगर वो किसी ताकतवर एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ मिल जाएगा। कवच और काले क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रखकर अर्जुन खुशी खुशी मोक्ष आश्रम में बने अपने कमरे में लौट आया। अपने कमरे में आने के बाद अर्जुन ने चूल्हा जलाकर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया और फिर उसमें रास्ते से तोड़े हुए कुछ फल और सब्जियां डालकर उनका सूप बनाने लगा। डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि जीन पॉइंट्स हासिल करने का एक तरीका एल्बस ग्रह के फल और सब्जियों का सूप पीकर भी है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि कौन से फल और सब्जियों का सूप पीकर उसे जीन पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए अर्जुन किसी भी तरह के फल और सब्जियां ले आता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसे जीन पॉइंट्स मिल जाते थे, नहीं तो कम से कम उसका पेट तो भर ही जाता था। एल्बस ग्रह के फल और सब्जियों का सूप बनने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं, इसलिए बर्तन को ढककर अर्जुन कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने लग गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का दिन भले ही बहुत ज़्यादा थकान भरा था, लेकिन आज उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई है। अब उसे विश्वास था कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे किसी ग्रह पर भी आएगा। पर उस दिन जब उसके रिश्तेदार उसके घर पर तमाशा करके गए थे, तब से अर्जुन कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो अपना घर भी बिकने से बचा ले और अपने लालची रिश्तेदारों का मुंह भी बंद कर दे। पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे में किसी फरिश्ते की तरह डॉक्टर खुराना उसकी जिंदगी में आए और फिर सब कुछ बदल गया। डॉक्टर खुराना का ख्याल आते ही अर्जुन एक बार फिर से अतीत की यादों में खो गया। अर्जुन ने अपनी माँ से कह तो दिया था कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके रिश्तेदारों ने उसे बस 6 महीने का समय दिया है और अर्जुन ये बात अच्छे से जानता था कि 6 महीनों में भी इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा करना नामुमकिन है, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो अपने पिता के दूसरे दोस्त डॉक्टर खुराना से मिलने गया, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डॉक्टर खुराना गहरी सांस लेते हुए बोले, देखो अर्जुन, मैं समझता हूँ कि इस समय तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हमेशा ही मुसीबत के समय में मेरी मदद की है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। 3 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है और उस हिसाब से 6 महीने का समय बहुत कम है। 6 महीने तो क्या, 1 साल में भी इतनी बड़ी रकम कमाना आसान नहीं है। अगर मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं तुरंत ही तुम्हें दे देता। अर्जुन उनके लिए उनके बेटे की तरह था और वो हर हाल में अर्जुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस तरह से उसकी मदद करें। अर्जुन ने कहा, अंकल, मैं जानता हूँ कि अगर आपके पास इतने रुपए होते तो आप ज़रूर मेरी मदद करते, पर अंकल मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे रास्ता दिखा सकें। अंकल, मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने परिवार को खुश देखना है, और वो तभी हो सकता है जब मैं उन लालची लोगों के मुंह पर 3 करोड़ दे मारूंगा। प्लीज़ अंकल, कोई तो रास्ता होगा। अर्जुन की बात सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो एकटक अर्जुन को देखने लगे।
अर्जुन को समझ नहीं आया कि डॉक्टर खुराना इस तरह से उसे क्यों देख रहे हैं और उसने खुराना अंकल से इस बारे में पूछा। अर्जुन, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर फिलहाल इस समय मुझे तुम्हारे लिए यही एक रास्ता दिख रहा है। डॉक्टर खुराना ने हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने उन्हें बेझिझक आगे बोलने के लिए कहा। अर्जुन, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे ग्रहों का पता चला है जहां पर लाइफ के संकेत पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन दिखने में हमसे काफ़ी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं और अर्जुन उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस, जैसे पीके मूवी में आमिर खान था। पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं न। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मेन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो, पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया क्योंकि मैं समझ गया था कि ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। और सबसे बड़ी बात अंकल, इन सब का मेरी मुश्किल से क्या लेना देना। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अर्जुन काफ़ी कंफ्यूज्ड था। डॉक्टर खुराना ने तो कहा था कि वो उसे उसकी परेशानी हल करने का रास्ता बताएंगे, फिर वो ये सब क्या बता रहे हैं, यही ख्याल अर्जुन के दिमाग में चल रहा था। डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं न कहीं हमारी असल जिंदगी से ही जुड़ी होती हैं अर्जुन, और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब ये बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूँ। और अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी एल्बस ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है जहां हर साल हम कुछ लोगों को एल्बस ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर, मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसे। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए हर साल हम अपने ग्रह से कुछ लोग एल्बस ग्रह पर भेजते हैं ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं खत्म कर सकें। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम वहां पर जाओ। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया, पर अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इससे उसकी परेशानी कैसे हल होगी। क्या एल्बस ग्रह पर अंकल, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो इसका कुछ भी अनुभव नहीं है। मैं कोई आए दिन दूसरे ग्रह के चक्कर थोड़ी ना लगाता रहता हूँ जो आप मुझे एल्बस ग्रह भेजने की सोच रहे हैं। मेरा मतलब है मैं कोई आयरन मैन थोड़ी ना हूँ जो दूसरे ग्रह पर चला जाऊँ। और चलिए, एक मिनट के लिए मैं अगर खुद को आयरन मैन समझ भी लूँ, फिर भी इन सब से मेरी परेशानी कैसे हल होगी? एल्बस ग्रह पर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वहां जाते ही मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अर्जुन इतना हैरान था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन अर्जुन की हालत के बिल्कुल विपरीत डॉक्टर खुराना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और वो मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर खुराना को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर अर्जुन को और ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगी। यहाँ वो इतनी सीरियस परेशानी लेकर डॉक्टर खुराना के पास आया है और डॉक्टर खुराना है कि उसे ऐसे अजीबो-गरीब आइडियाज़ दे रहे हैं। लगता है इतने साल लैब में काम करते करते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिलहाल अर्जुन को डॉक्टर खुराना के इस अजीबो-गरीब आइडिया के पीछे यही एक वजह नज़र आ रही थी। अगर वाकई में डॉक्टर खुराना उससे मजाक नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका दिमागी संतुलन ही बिगड़ा हुआ हो सकता है। अर्जुन, पहले तो तुम शांत हो जाओ और पानी पियो।
मुझे पता है कि इस समय तुम यही सोच रहे होगे कि मैं पागलों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो और फिर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर खुराना ने अर्जुन को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा एम्बेरस हो गया। एक पल के लिए तो उसे ऐसा भी लगा कि डॉक्टर खुराना लोगों के ख्याल भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम एल्बस ग्रह पर जाओ। क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए हम तुम्हें किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन तकनीक के जरिए वहां भेजेंगे। अब तुम पूछोगे कि यह क्या होता है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जो एक हेलमेट और मशीन के जरिए तुम्हें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जाएगी, और इसके लिए तुम्हें किसी स्पेसशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 100 साल की रिसर्च और मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्ट्स ने इस तकनीक की खोज की है। डॉक्टर खुराना अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, और अर्जुन ध्यान से उनकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। यह नई तकनीक, यह नई खोज और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नई दुनिया में जाने का आइडिया। क्या डॉक्टर खुराना के पास सच में कोई टेक्नोलॉजी है? एक मिनट अंकल, क्या आप टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? मैंने देखा है अवेंजर्स मूवी में कैसे सबके सब मशीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अर्जुन डॉक्टर खुराना की बातों को समझते हुए पूछता है, और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ा हैरान होकर हंसने लगते हैं। वो समझते हैं कि विजय रस्तोगी के गुजर जाने के बाद भले ही जिम्मेदारियों ने अर्जुन को मैच्योर बना दिया हो, पर आखिर है तो वो अभी 18 साल का ही, इसलिए उसके लिए इस तरह के सवाल पूछना लाजमी है। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हो अर्जुन। खैर, ये टाइम मशीन जैसा नहीं है। इसके जरिए अतीत या भविष्य में नहीं जाओगे, बल्कि ये तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में तुमने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। इसी तकनीक के ही जरिए तुम एल्बस ग्रह जाओगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सेकंड्स में। टेलीपोर्टेशन मशीन के नियम हमारी आम दुनिया के नियम से अलग होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसका ना तो अनुभव है और ना ही तुम्हारे पास ऐसी कोई डिग्री है, लेकिन तुम्हारे पास वो विश्वास, वो हिम्मत है जिससे ना सिर्फ तुम एल्बस ग्रह जा सकते हो बल्कि वहां पर गुजारा भी कर सकते हो। और रही बात तुम्हारी काबिलियत की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर खुराना की बातें अभी भी अर्जुन की समझ से बाहर थीं, पर फिर भी वो उन्हें बिना टोके ध्यान से उनकी बातें सुनता है। एल्बस ग्रह पर हमारा बेस मोक्ष आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे। लेकिन अर्जुन, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे, और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे, और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी ची यानी कि एनर्जी हासिल करोगे। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर खतरा असली है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, और वीडियो गेम्स की तरह यहाँ तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, अर्जुन जानता है कि ये इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। एल्बस ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफ़ी अलग है, और इसीलिए वहाँ के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वहाँ मशीन गन से ज़्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहाँ किसी काम के नहीं होंगे, यहाँ तक कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसा कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। अर्जुन बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। ये सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफ़ी दिलचस्प था, और हैरानी की बात तो ये थी कि अर्जुन को इसमें और ज़्यादा रुचि आ रही थी, और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि जब एल्बस ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहाँ पर गुजारा कैसे करोगे? तो अर्जुन, एल्बस ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा है, इसलिए वहां गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तरीकों को अपनाना होगा।
जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन सब चीज़ों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है, और इसीलिए इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफ़ी नहीं है। एल्बस ग्रह पर उन खतरनाक एलियंस से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें एल्बस ग्रह पर भेजने से 1 महीना पहले यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा एल्बस पर अपनी ताकत बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज़ की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की शैतानी आत्मा। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि एल्बस ग्रह पर ही मिलेगी। जब वहाँ पर तुम किसी एलियन को मारोगे तो तुम उसकी शैतानी आत्मा हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की शैतानी आत्मा हासिल कर लेते हो तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम एल्बस ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर उसकी मैं ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम विकसित होगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते रहेंगे। मोक्ष आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे उतनी ही जल्दी विकसित होकर अगले चरण पर पहुंचोगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अर्जुन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। एल्बस ग्रह के एलियंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो विकसित होना शुरू हो चुके हैं, तीसरे म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से विकसित हो गए हैं, और चौथे पवित्र रक्त एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या पवित्र रक्त एलियन का शिकार कर लेते हो तो उस एलियन की शैतानी आत्मा या हथियार बेचकर तो तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अर्जुन, ये इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, एल्बस ग्रह पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात वहां पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और कई लोग वहां पर तुमसे पहले से मौजूद हैं और तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं। इसलिए वहां तुम्हें सिर्फ एलियंस से ही नहीं लड़ना है बल्कि खुद को सबसे बेहतर भी बनाना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहां पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए अब मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे एल्बस ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, अच्छे से सोच लो। इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और अर्जुन उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से अर्जुन को एक बात तो साफ हो गई थी कि एल्बस ग्रह में वाकई बहुत खतरा है। लेकिन अगर वो वहां नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम को इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
उसके लिए तो इस समय स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन में नहीं जाता है और यहीं पृथ्वी पर ही रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर आ ही जाता है। अंकल, मैं एल्बस ग्रह के इस सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। अर्जुन का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं न कहीं उन्हें अर्जुन से यही उम्मीद थी और अर्जुन पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। लेकिन फिर भी वो अर्जुन को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। मैंने ये फैसला अच्छे से सोच समझकर ही लिया है अंकल। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मज़ा नहीं आता, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज़्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज़ की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूँ कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहाँ पर भी हो जाएगा। एल्बस ग्रह जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं एल्बस ग्रह जाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अंकल, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो बस मेरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अर्जुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है, और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूँ। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना। गुड लक। डॉक्टर खुराना अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, और जवाब में अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। और इस तरह से अर्जुन यहाँ एल्बस ग्रह पर आ जाता है। 4 महीने पहले तक उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा। जब उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ था तब उसने सोचा था कि वो कोई अच्छी सी नौकरी करके अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देगा, पर किसे पता था कि वो इस तरह से यहाँ एल्बस ग्रह पर अपना समय बिताएगा। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अर्जुन के लिए ये अनुभव किसी रियलिटी शो से कम नहीं था। बस फर्क इतना था कि ये सब कुछ रियलिटी शो की तरह स्क्रिप्टेड नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसके रिश्तेदारों का दिया हुआ 6 महीने का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा, और वो अभी तक 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके रिश्तेदार उसके घर पर कब्जा कर लेंगे, और फिर उसके यहाँ एल्बस ग्रह पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही अर्जुन तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसे इस बात का एहसास है कि अब उसके पास वाकई में बहुत कम समय बचा हुआ है। बस वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो ऐसा क्या करे कि जल्द से जल्द उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाएं। अगर वो सुनहरे कछुए के कवच को बेच भी देता है तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा पाएगा। उसके लिए उसे किसी और ताकतवर एलियन का शिकार करने की ज़रूरत है। पर दिक्कत ये है कि इस समय अर्जुन की ताकत और तकनीक दोनों ही किसी ताकतवर एलियन का शिकार करने के लायक नहीं है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी ताकतवर एलियन से जाकर भिड़ जाए? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। अर्जुन इन्हीं सब उलझनों में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी अर्जुन की नज़र अपने कमरे के कोने पर रखे एक पिंजरे पर पड़ती है जहां कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे एल्बस ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। अर्जुन इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस ले आता था ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने इस आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। ये काफी हैरानी की बात थी कि ये हरी बिल्ली अभी तक जिंदा है।
अर्जुन तुरंत ही पिंजरे में से उस हरी बिल्ली को निकालता है और कुछ सेकंड सोचने के बाद वो काला क्रिस्टल उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अधमरी सी वो हरी बिल्ली काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाए वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। अर्जुन हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो अर्जुन पर वार करने की कोशिश करती है और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाती तो जिस हाथ से अर्जुन ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था उसी हाथ को वो अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। अर्जुन उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। अर्जुन वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका ये शक यकीन में बदल गया तो इससे ये बात पक्की हो जाएगी उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है। एक ऐसी चीज जो पवित्र रक्त एलियन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस ख्याल भर से ही अर्जुन का रोम रोम एक नए उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ साथ उसे ये भी डर सता रहा था कि कहीं अगर उसका शक गलत निकला तो वो उम्मीद की इस किरण को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। अर्जुन उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी। यहाँ तक कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। अर्जुन अपने बाउल से सूप पीने जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। अर्जुन के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। उसके दांत और नाखून पहले से भी ज्यादा नुकीले और पैने हो गए थे। एक पल के लिए अर्जुन इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए अर्जुन तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले अर्जुन उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही अर्जुन के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी गई। आपने कोई शैतानी आत्मा हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये क्रिस्टल वाकई में एलियंस को विकसित होने में मदद करता है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। अर्जुन खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके अर्जुन उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक पवित्र रक्त एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी विकसित होना जारी रखती तो क्या ये भी एक पवित्र रक्त एलियन बन जाती। ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था कि अर्जुन को किसी सपने के जैसा लग रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ने एक बार फिर से अपने आप को चुटकी काटी और तेज दर्द के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ऐसा वाकई में हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही उसका रोम रोम खुशी से झूम उठा। आज वाकई में उसका बहुत अच्छा दिन है। एक ही दिन इतनी सारी सफलता हाथ लगना कोई छोटी बात नहीं थी।
कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद अर्जुन उस काले क्रिस्टल को संभाल कर रख देता है और एल्बस ग्रह के फल और सब्जियों से बने सूप को पीने लग जाता है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और इस सूप को पीकर कोई और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाए। यही ख्याल दिमाग में रखकर अर्जुन उस सूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, सूप को खत्म करते ही वो एक और पवित्र जीन पॉइंट हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर अब उसके पास 8 पवित्र जीन पॉइंट्स हो गए थे। अगर अर्जुन के पास कोई खास हथियार या साधन होते तो शायद वो एक पवित्र जीन पॉइंट से ज़्यादा हासिल कर लेता, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले तक उसे पवित्र जीन पॉइंट तो दूर कोई आम जीन पॉइंट भी नहीं मिला था। तभी अर्जुन को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी शैतानी आत्मा भी हासिल की थी, और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए ज़रूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स हासिल हुए। जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स, 8 पवित्र जीन पॉइंट्स। शैतानी आत्मा, पवित्र रक्त सुनहरा कछुआ। पवित्र रक्त सुनहरे कछुए की शैतानी आत्मा की कैटेगरी कवच। पवित्र रक्त सुनहरे कछुए की शैतानी आत्मा का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई अर्जुन के शरीर से चिपक कर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह अर्जुन के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते अर्जुन का पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसके बाल तक, सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाता है। ये सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। साथ ही साथ उस कवच में कई शक्तियाँ और तेजी भी थी। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि इस कवच ने उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी और वो ये कि जहां जहां उस कवच में जोड़ था वहां वहां उसमें थोड़ी दरारें थीं। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और दूसरी कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उस कवच को पहनने के बाद अर्जुन को शरीर में किसी भी तरह की हेवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और फुर्तीला हो गया था। उस कवच को पहनने के बाद अर्जुन खुद को अपने पसंदीदा सुपरहीरो आयरन मैन के जैसा महसूस कर रहा था और ये एहसास कमाल का था। वाकई में ये कवच कमाल का है, और बाकी प्राइमरी शैतानी आत्मा के कवच के मुकाबले, जो यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास है, ये सुनहरा कवच कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अर्जुन खुशी के मारे झूम रहा था। जब से वो यहाँ एल्बस ग्रह पर है तब से ये पहली बार है जब वो इतना ज़्यादा खुश था। जब वो मोक्ष आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी शैतानी आत्मा से बने कवच में देखता था तो कहीं न कहीं उसे बहुत जलन होती थी, पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा हासिल हो जाएगी। उस रात अर्जुन को 3 महीनों में पहली बार एक सुकून भरी नींद आई थी, क्योंकि उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा, और इस ख्याल भर से ही अर्जुन के रोम रोम में सुकून छा गया था। अभी एक दिन पहले तक वो बहुत ही हताश और निराश महसूस कर रहा था। आखिर 18 साल के लड़के के लिए 3 करोड़ की रकम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर अर्जुन के लिए जिसके पास किसी भी तरह की शक्ति या प्रभाव नहीं था। ऐसे में 6 महीने में 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना नामुमकिन सा था। पर अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके हाथ खजाना जो लग गया था, सुनहरे कछुए का कवच अभी भी उसके पास है, जो कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की कीमत का होगा। इसके अलावा उसके पास काला क्रिस्टल भी है जिससे वो आम एलियंस को विकसित कर सकता है, और जब तक ये काला क्रिस्टल उसके पास है तब तक 3 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हरी बिल्ली की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर अर्जुन कुछ देर तक कुछ सोचता है और फिर उसकी एनर्जी खुद हासिल करने के बजाय उसे एक शीशी में बंद करके सावधानी से अपने बैग में रख लेता है। अब उसे एक एलियन को पकड़ने की ज़रूरत है जिसे वो काले क्रिस्टल की ताकत से विकसित कर सके और फिर उसकी एनर्जी को पैसों के लिए बेच सके।
अब जब उसके पास पवित्र रक्त शैतानी आत्मा का कवच है तो वो आसानी से आम एलियंस के बजाय म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकता है और इसमें उसकी जान को ज़्यादा खतरा भी नहीं होगा। प्राइमरी एलियंस की ज़्यादा कीमत नहीं होती है और एक आम एलियन को प्राइमरी एलियन में बदलने के लिए उसे कम से कम एक दिन का इंतज़ार करना होगा। इसलिए अर्जुन फैसला करता है कि वो कम से कम एक म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा ताकि उसे जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए मिल सकें। यही सोचकर अर्जुन पूरी तैयारी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे, मानो कि उसका मजाक उड़ा रहे हों। उनमें से कोई भी अर्जुन के पास तक नहीं आ रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत हो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी लोग अर्जुन की ही तरह पृथ्वीवासी थे, पर फिर भी वो सब अर्जुन से दूर ही रहते थे। आमतौर पर जब पृथ्वी से कोई एल्बस ग्रह पर आता है तो फिर चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की तकनीक थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है तो उसे यहाँ कोई न कोई साथी मिल ही जाता है और फिर वो लोग साथ मिलकर प्राइमरी एलियंस का शिकार करते हैं। पर अर्जुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसे मोक्ष आश्रम में एक भी साथी मिल जाता तो शायद उसे एलियंस का शिकार करने में और विकसित होने में इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अर्जुन का साथ देना तो दूर, उल्टा सब उससे दूर भागते थे। 3 महीने से ज़्यादा एल्बस ग्रह में गुजारने के बाद अर्जुन को अब इसकी आदत हो गई थी, इसलिए अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका मजाक बना रहा है या उससे दूर भाग रहा है। दरअसल उन लोगों के इस तरह के बर्ताव के पीछे भी एक कहानी है जिसे याद करके अर्जुन आज भी एम्बेरस हो जाता है। 3 महीने पहले जब वो पहली बार मोक्ष आश्रम आया था तब उसकी नज़र एक बड़ी सी सफ़ेद लोमड़ी पर पड़ी थी। पहले तो अर्जुन उस लोमड़ी को देखकर काफ़ी हैरान हुआ था क्योंकि उस लोमड़ी की कदकाठी पृथ्वी ग्रह की लोमड़ी से काफ़ी अलग थी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो उस समय पृथ्वी पर नहीं बल्कि एल्बस पर है और ये लोमड़ी कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक एलियन है। इस बात का एहसास होते ही अर्जुन तुरंत ही अपना खंजर निकालकर उस सफ़ेद लोमड़ी पर निशाना साधता है। अर्जुन की तरफ उस सफ़ेद लोमड़ी के पीछे का हिस्सा था, इसलिए वो लोमड़ी अपनी तरफ होने वाले वार को देख नहीं पा रही थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर अर्जुन पूरी सावधानी के साथ अपने खंजर से उस लोमड़ी पर पीछे से वार कर देता है। अर्जुन का ये एक वार पूरे मोक्ष आश्रम में उसे और अंजना शेरगिल को मजाक का विषय बन गया था। क्यों? क्योंकि वो सफ़ेद लोमड़ी कोई एलियन नहीं बल्कि अंजना शेरगिल खुद थी, जो अर्जुन की ही तरह एक पृथ्वीवासी थी। जब अर्जुन ने उस पर वार किया था उस समय वो शैतानी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके अपना रूप बदल रही थी। अंजना शेरगिल पूरे मोक्ष आश्रम में सबसे ताकतवर लड़की थी। पवित्र जीन पॉइंट्स के साथ उसके शारीरिक विकास की पहली लेवल पूरी होने ही वाली थी और वो दूसरी लेवल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अभी अभी आए एक लड़के का इस तरह से उस पर पीछे से वार करना उसके लिए काफ़ी बेइज्जती की बात थी और यही वजह थी कि ये हादसा सबके लिए मजाक बन गया था। हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंजना के सामने इस बात का मजाक बनाएं, लेकिन पीठ पीछे सभी इस बात पर हंसते थे और तभी से मोक्ष आश्रम में अर्जुन सनकी नाम से फेमस हो गया। इस हादसे के बाद से अंजना ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि मोक्ष आश्रम में अगर कोई भी अर्जुन के साथ नजर भी आ गया तो वो इंसान बिना कुछ करे ही अंजना शेरगिल के दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। मोक्ष आश्रम में कोई भी अंजना की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिर पानी में रहकर मगर से बैर कौन रखता है, और एक पल के लिए अगर कोई अंजना शेरगिल से दुश्मनी मोल लेना चाहे भी तो भी अर्जुन रस्तोगी जैसे कमजोर इंसान के लिए कोई ये करना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि मोक्ष आश्रम में सभी अर्जुन से अपनी दूरी बनाए रखते थे। जैसे अर्जुन के लिए एल्बस ग्रह पर पहले से ही कम मुसीबतें थीं कि सोने पर सुहागा करने के लिए वो अंजना शेरगिल की ब्लैक लिस्ट में भी आ गया, पर अर्जुन इसके लिए अंजना को गलत नहीं ठहरा सकता क्योंकि गलती खुद अर्जुन की ही थी। वो पहली बार सिर्फ अपने शहर से ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही दूर किसी दूसरे ग्रह पर आया था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। साथ ही साथ उसने कभी भी ना तो ऐसे अजीब से जानवर देखे थे और ना ही किसी को ऐसे रूप बदलते देखा था। हाँ,
अपनी माँ के साथ वो एक सीरियल देखता था जिसमें लड़की अपना रूप बदलकर नागिन बन जाती थी, पर असल जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। कम से कम इच्छाधारी लोमड़ी तो नहीं ही देखी थी, किसी फिल्म या सीरियल में भी नहीं। तो ऐसे में उससे इस तरह की गलती होना लाजमी था। पर फिर भी वो अंजना शेरगिल को कोई दोष नहीं देना चाहता था। यही क्या कम है कि उसकी इस गलती पर अंजना ने गुस्से में उसे जान से नहीं मारा, वरना 18 साल की कम उम्र में ही उसकी फोटो पर हार अच्छा नहीं लगता। मोक्ष आश्रम में टेलीपोर्ट होकर आने में एक ही बात सबसे अच्छी है, और वो ये कि यहाँ पर मौजूद लोग किसी सीक्वेंस में नहीं चुने जाते। इसलिए यहाँ पर अर्जुन की जान पहचान का कोई भी नहीं है, और तभी किसी को भी अर्जुन का असली नाम नहीं पता है। ये भी एक वजह है कि सभी लोग अर्जुन को सन की नाम से ही जानते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर अर्जुन बिना किसी से कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। आमतौर पर प्राइमरी एलियंस मोक्ष आश्रम से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इससे पहले अर्जुन ने उस इलाके में जाने की कभी हिम्मत नहीं करी, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि प्राइमरी एलियंस का सामना कर सके। पर अब उसके पास उसका कवच है, इसलिए वो आसानी से प्राइमरी एलियंस का शिकार कर सकता है। पिछली बार वो एक तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो गया था, और दुख की बात तो ये थी कि वो एलियन प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में सबसे कमज़ोर एलियन था। पर फिर भी उसने अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर अब अर्जुन आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे को मार सकता था। पर फिर भी इस समय अर्जुन उस तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के बजाय फुर्तीले टिड्डे का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि प्राइमरी एलियन के तौर पर फुर्तीले टिड्डों का शरीर बहुत ही नाजुक होता है, और अगर उनकी कमज़ोर जगह पर वार किया जाए तो उन्हें एक आम खंजर से ही आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फुर्तीले टिड्डे इतने तेज़ होते हैं कि आम आदमी के लिए उनकी स्पीड का मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता, और उनके आरी जैसे तेज पैर आसानी से एक इंसान की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। एक बार ये फुर्तीले टिड्डे अगर किसी इंसान पर वार कर दें तो वो भले ही मरे ना, लेकिन अपाहिज ज़रूर हो जाता है। इसीलिए बहुत ही कम लोग इन फुर्तीले टिड्डों के शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन अर्जुन के लिए इन फुर्तीले टिड्डों का शिकार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। चाहे ये कितने ही फुर्तीले और ताकतवर क्यों ना हों, लेकिन अंत में है तो प्राइमरी एलियंस ही। चाहे ये फुर्तीले टिड्डे जिस भी तरह से वार करें, लेकिन अर्जुन के सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अर्जुन आसानी से उन्हें मार सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इन फुर्तीले टिड्डों के हाथ, पांव और पंख कट जाने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं। बस इसके बाद ये किसी पर वार नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह से अर्जुन आसानी से इन टिड्डों को अपने साथ ले जाकर काले क्रिस्टल की शक्ति की मदद से इन्हें एक म्यूटेंट एलियन में बदल सकता है, और उसके बाद इनकी एनर्जी को बेच सकता है। और क्या पता, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ फुर्तीले टिड्डों को मारकर उसे शैतानी आत्मा भी हासिल हो सकती है। फुर्तीले टिड्डों की शैतानी आत्मा एक तेज लंबे खंजर के आकार में होती है, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने में अर्जुन ने महारत हासिल कर रखी है। हालांकि ये तेज लंबा खंजर कहने को तो प्राइमरी एलियन की शैतानी आत्मा से बना एक हथियार है, लेकिन फिर भी सभी हथियारों में सबसे तेज है। यहाँ तक कि इसकी तुलना म्यूटेंट एलियंस की शैतानी आत्मा से बने हथियार से की जा सकती है। क्योंकि फुर्तीले टिड्डों का शिकार खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसके शिकार के लिए निकलते हैं, और उससे भी कम लोगों के पास फुर्तीले टिड्डों की शैतानी आत्मा से बना हथियार होता है। इसीलिए ये बहुत ही रेयर हथियार है, और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। इसलिए अर्जुन चाहता था कि वो फुर्तीले टिड्डे की शैतानी आत्मा को हासिल कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अर्जुन फुर्तीले टिड्डों के इलाके के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसे कम से कम लोग दिख रहे थे, और फुर्तीले टिड्डों के इलाके के आसपास तो उसे एक भी इंसान नज़र नहीं आया। अर्जुन जानता था कि इस इलाके में उसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए वो तेज़ी से चलने के बजाय बहुत ही धीमे धीमे कदम रख रहा था। वो पूरा इलाका लंबी घास और पेड़ से भरा हुआ था। ऐसे में इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि फुर्तीला टिड्डा कहाँ छुप कर बैठा हो।
एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में मरने से अच्छा है कि आराम से काम को अंजाम दिया जाए। आखिर दुर्घटना से देर भली। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।